राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आई होप कि सब ठीक होंगे, सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बट आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है चरक का चैप्टर 12 सूत्र स्थान का चल रहा है। ठीक है, तो सूत्र स्थान, विमान स्थान, निदान स्थान, शारीर स्थान, ये सब अभी बहुत पीछे चल रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कवर कराते हैं धीरे धीरे, देखते हैं कितना कवर होता है। ठीक है, तो आज हम बात करें चैप्टर 12 की। तो चैप्टर 12 का नाम क्या है? सूत्र स्थान के वात कालक लिए अध्यायम। ठीक है, तो क्या है? वात काल अकालीय अध्याय। ठीक है, तो वात क्या होता है? वात हमारे क्या है? बात हमारा है दोष है। ठीक है, दूष्य सबको पता होंगे। दोष क्या होते हैं? दूष्य क्या होते हैं? दोष हमारे 3 है, वात पित्त और कफ। दूष्य हमारे 3 हैं, दूष्य हमारे 7 हैं, जो हमारी धातुएं होती हैं वो। ठीक है, और इसमें क्या बताया है आपका कि पहले हमने क्या बात की थी? खंड चतुष्टय अध्याय की। उसमें हमने विषय की, औषध की, परिचारक की और रोगी के गुण पढ़े थे। नेक्स्ट हमने ऐषणाएँ पढ़ी थी। ऐषणाओं के बाद अब जो हम बात कर रहे हैं वो वात काल अकालीय अध्याय की कर रहे हैं। ठीक है, तो वात संबंधी तो विद संभाष परिषद क्या होता है? वात संबंधी विचारत प्रश्न वाली वायु की कला, यानी कि हम इसमें क्या क्या बात करेंगे? वायु के गुण की, दोष की। ठीक है, उसके क्या गुण होते हैं, प्रकोपित होने पर क्या होता है, जब उसके शांत करने के क्या पदार्थ है या आहार विहार है, या उससे कौन सी व्याधियाँ हमें हो रही हैं। ठीक है, उसका रूप चंचल है या स्थिर है, क्या है? ठीक है, क्या कर्म करती है, प्राकृत में रहती है तो कैसी होती है, कितने भेद वगैरह, ये सब हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, तो पहले वात के गुण क्या होते हैं? तो वात के गुण क्या है, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बात करी है। तो वात के गुण क्या है? रूक्ष है, लघु है, शीत है, दारुण है, खर है, विशद। ये 6 गुण होते हैं। क्या क्या? रूक्ष, लघु, शीत, खर, दारुण और विशद। ये 6 गुण किसके हैं? आपके वात के हैं। नेक्स्ट देखो, वात प्रकोप के कारण कौन होता है? तो वात प्रकोप का कारण क्या है आपका? कि इसमें श्लोक में दे रखा है बीच में कि तच्च क्षुधात्व वाक्यम कुमार शिरा, यहाँ से कुमार शिरा भारद्वाज उपवाच एव मेत तद्या भगवानः अत एव वात गुण भवन्ति। तो क्या है? इतना इम्पोर्टेंट है। कुमार शिरा भारद्वाज उवाच एव मेत तद्या भगवानः, तो इतना ही पूछा जाएगा कि ये किसके लिए है। तो ये किसके लिए दिया गया है? ये आपके वात के प्रकोप के लिए श्लोक दिया गया है। इस प्रकार कुछ नामक वैद्य से प्रथम प्रश्न का उत्तर सुनकर उसे स्वीकार कर कुमार शिरा भारद्वाज ने कहा है कि ये बात ठीक है कि जैसे कि आपने कहा कि ये वायु के गुण हैं। मतलब कौन से वायु के गुण हैं? कौन से गुण बताएंगे आप फिर इसमें? कौन से? वो जो 6 हमने गुणों की बात की है, कौन कौन से? रूक्ष, लघु, शीत, खर, विशद, दारुण और खर। ठीक है, इन 6 गुणों की बात हमने की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? तो ये हो गए आपके वात के गुण। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वात शमन के कारण क्या है। ठीक है, तो शमन का मतलब क्या होता है? वात का कम होना। तो क्या है कि ब्राहक के रहने पर काकण नामक वैद्य ने इनके सिद्धांत का अनुमोदन किया है और कहा है कि ये सिद्धांत ठीक है जो आपने कहा है। यही कारण वात को कुपित करने वाले हैं। ठीक है, अगर इनमें यही वात को क्या है? कुपित करने वाले भी हैं। जो वात के गुण हैं वही वात को कुपित भी कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? यही गुण अगर विपरीत द्रव्यों और विपरीत प्रभाव वाले कर्मों के सेवन से वायु का शमन होता है, क्योंकि प्रकोपित करने वाले कारणों से विपरीत कारण वाले द्रव्य तथा कर्मों से धातुओं की शांति होती। क्या होता है कि अगर हम ये बढ़े हैं, ठीक है, अगर हम इन्हें नॉर्मल करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इनके विपरीत आहार विहार का सेवन
करा देंगे, ठीक है। अगर ये कम है तो इन्हीं आहार विहार का सेवन कराएंगे। तो यही इनका क्या है, कुपित्त होने का भी वात शमन का भी कारण है और बढ़ जाए तो भी कारण है, ठीक है। शमन का मतलब क्या होता है, कम हो जाना। अगर कम हो गए हैं तो हम यही आहार विहार खिलाएंगे, लेकिन अगर बढ़ गए हैं तो इनके विपरीत आहार विहार खिलाएंगे, ताकि हमारे जो वात दोष है वो समा सके, ठीक है, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट है अमूर्तवात के प्रकोप तथा प्रशमन की क्रिया क्या है, कि जिस प्रकार आहत यानी कि अमूर्त स्वरूपहीन और अनवस्थित यानी कि चंचल वायु को ना प्राप्त कर वात प्रकोपित द्रव तथा वात शामक द्रव्य वायु को प्रकोपित तथा शांत करते हैं, या तो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। तो उसी प्रकार ये कहा गया है कि वात प्रकोपित द्रव्यों से शरीर में रुक्षता, हल्कापन, शीतलता, कठोरपन, खद्रपन, विशुद्धता और सुशीरपन उत्पन्न होता है। जब इन गुणों से युक्त शरीर हो जाते हैं तो इस प्रकार के शरीर में वायु अपना आश्रय बनाकर बढ़ती हुई प्रकोपित हो जाती है। जब यही दोष क्या होंगे, कौन कौन से, रुक्ष हो, लघु हो, शीत हो, दारुण हो, खड़ हो, विषद हो, यही दोष अगर कैसे हो जाएंगे, तो अगर यही दोष कैसे होंगे, कम हो या ज़्यादा हो, तो ये क्या कर देंगे, अपने गुणों के असर को दिखा देंगे। तो क्या है, यही है आपका कि अमूर्तवात के प्रकोप तथा प्रशमन की प्रक्रिया यही होती है। क्या होती है कि जब दोष इन्हीं गुणों की वजह से क्या होता है, वात दोष बढ़ता भी है और प्रकोपित भी होता है, ठीक है। अगर इनमें अगर वातशमक द्रव्य तथा कर्म शरीर में स्निग्धता, गुरुता, उष्णता, सुलक्षणता, मृदुता और पिच्छलता और स्थूलता उत्पन्न कर देते हैं। ये क्या उत्पन्न, यही सारे गुण हैं, स्निग्धता उत्पन्न करना, रुक्षता उत्पन्न करना, गुणता उत्पन्न करना, और क्या है, सुलक्षणता, स्थूलता, यही सब उत्पन्न करना, इनके विपरीत कर्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आ रहा है आपका प्राकृत शारीर वायु के कर्म क्या है, जो हमारे प्राकृतिक वात का कर्म क्या है। तो इसमें श्लोक 2 हैं, तो देखो बीच से हैं, 5 नंबर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि प्राकृतिक वात के गुण क्या है। तो वायुस्तंत्र यंत्र धरा प्राणो उदान समान व्यान अपाना आत्मा प्रवर्तकश्चेतानाम उच्चावाचनम नित्य प्रवणेता चा मनसा सर्वेन्द्रियाणाम मुञ्जयजकः सर्वेन्द्रियाणाम विबोधाः सर्वशरीर धातु वियोग संधानकरा शरीरस्य प्रवर्तको वाचाः, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, प्रकृति स्पर्श शब्द श्रोत्र मूल्यम हर्ष उत्साहयोरिन समीरणो अग्ने दोष संशोणः श्रेप्तः बहिर्मलानाम। यह श्लोक बस इतना, यहीं से यहाँ तक का ही है, तो यही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। स्थूलानाम श्रोतासाम भेताम कर्ता गर्भन्यनाम आयुषो अनुवर्तित प्रत्ययो भवत्य कोपतः। क्या है कि क्या है, प्राकृतिक शरीर वायु के लक्षण क्या है, मतलब कर्म क्या है, तो क्या है, वायु तंत्र शरीर और यंत्र, यानी कि तंत्र क्या है, शरीर है, और यंत्र क्या है, शरीर अवयव को धारण करने वाली कौन कौन सी वायु होते, 5 भेद होते, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान। इन पांचों वायु की आत्मा है, ठीक है। वायु इन 5 वायु की आत्मा है। कौन कौन सी वायु, प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। वायु शारीरिक सभी विविध अनेक चेष्टाओं का प्रवर्तक करती है। वायु ही मन का नियंत्रण एवं प्रणयन करती है, ठीक है। वायु क्या करती है, शरीर की सारी चेष्टाओं का क्या करती है, वायु शरीर शारीरिक सभी चेष्टाओं का प्रवर्तक करती है। वायु ही मन का नियंत्रण और प्रयत्न करती है। सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त करती है, ठीक है। उसके बाद सभी इंद्रियार्थों को स्वयं ग्रहण कर एक स्थान से दूसरे स्थान में चले जाने वाली होती है। शरीर के सभी धातुओं का व्यूह करती है, शरीर का संधान करती है। वाणी को वायु ही प्रवृत्त करती है। स्पर्श शब्द की प्रकृति अर्थात कारण है। वायु के द्वारा स्पर्श ज्ञान होता है, शब्द की उत्पत्ति होती है। कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण क्या है, आपका वायु ही होती है।
और क्या करती है, जो हमारे शरीर में जो दोष और दूष्य की वजह से जो हमारे शरीर में क्या है, मल विकृत धातु और विकृत मल हैं, पित्त एवं पित्त कफ के लिए मलों को बाहर निकालती है, बड़े और छोटे स्रोतों का भेदन करती है, गर्भ की आकृतियों को करने वाली होती है। इस प्रकार अकुपित वायु शरीर के प्रत्येक कर्म को सुचारू रूप से करती हुई आयु को कम करने में कारणभूत होती है, यानी कि परिपालन करने में कारणभूत होती है। नॉर्मल वायु कैसी होती है, हमारे शरीर को धारण करेगी, शरीर की सारी चेष्टाओं का क्या करेगी, प्रवर्तक करेगी, प्राणायाम होगी, मन का नियंत्रण करने वाली होगी, ठीक है, और क्या करेगी, शरीर और शरीर अवयवों को धारण करने वाली होगी। फिर क्या होगा, सभी इंद्रियों को अपने अपने विषयों में प्रवृत्त करने वाली होगी, इंद्रियों को स्वयं ग्रहण करने वाली, एक स्थान से दूसरे स्थानों पे ले जाने वाली होगी, शरीर के सभी धातुओं का वियोग करती है, शरीर का संधान करती है, वाणी को भी प्रवृत्त कर देती है। और क्या करती है, वायु को प्रवृत्त करने के, वाणी को प्रवृत्त करने के बाद स्पर्श और शब्द भी की प्रवृत्ति अर्थात वायु के द्वारा होती है, ठीक है। स्पर्श ज्ञान शब्द की उत्पत्ति भी वायु के द्वारा होती है। कान और त्वचा के निर्माण में मूल कारण क्या होती है, वायु होती है। शरीर में हर्ष उत्साह होने के में कारण वायु ही कारण होती है। वायु जठर अग्नि को तेज करती है, दोषों को सुखाती है, ठीक है, और जितने भी हमारे मल होते हैं उन्हें बाहर निकालती है, बड़े से बड़े और छोटे छोटे स्रोतस में भी भेदन करती है, गर्भ की आकृतियों को भी प्रवर्तक आकृतियों को करने वाली होती है। और क्या करती है, अकुपित वायु शरीर के सभी, क्या होता है, जो अकुपित वायु होती है वो क्या करती है, शरीर के सभी कार्य को सुचारू रूप से करती है। लेकिन अगर ये वायु कुपित हो गई तो क्या होगी, हमारी आयु का नाश हो जाएगा। और अगर वायु अकुपित है तो क्या होगा, हमारी जो शरीर है उसका परिपालन होकर आयु बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, विकृत कुपित शरीर वायु में के कर्म क्या होते हैं, बल वर्ण सुख और आयु का नाश करना कारण होता है, मन को दुखी करती है, सभी इंद्रियों को शक्ति का नाश करती, गर्भ को नष्ट करती, गर्भ की विकृति उत्पन्न करती, गर्भ में गर्भाशय में सुखाकर बहुत दिनों तक धारण करती है, शरीर तथा मन में भय शोक मोह दीनता अति प्रलाप आदि उपद्रव करती है और प्राणों को भी नष्ट करने वाली होती है। तो कैसी वायु होती है, वायु ऐसी होती है जो हमारे शरीर के सारे अवयवों का नाश कर देती है, सुख की जगह हमें दुख दे देगी, ठीक है, आयु का नाश करेगी, वर्ण का, ठीक है, और हमें बहुत सारी बीमारियों से भी ग्रसित कर सकती है, ठीक है। और क्या करती है, गर्भाशय में गर्भ का में सुख कर बहुत दिनों तक धारण करती है, शरीर और मन में क्या, भय शोक दीनता और प्रलाप ये सब उपद्रव करती है, और कभी कभी क्या करती है, प्राणों का भी नाश कर देती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्राकृत लोक वायु के कर्म क्या है। अभी क्या है, विकृत वायु, नॉर्मल हमने कर्मों की बात की थी तो वो क्या था, प्राकृत यानी कि अकुपित वायु के कर्म। अब अकुपित वायु के ही लोक वायु के कर्म क्या है, ठीक है, वायु के कर्म और लोक वायु के कर्म अलग अलग हैं, तो अभी देखते हैं उन्हें भी। तो अब क्या बात करें हम, प्राकृत लोक वायु के कर्म क्या है। तो प्राकृतिक लोक वायु के कर्म क्या है, यानी कि प्राकृतिक भूत वायु संसार में चलती है तो निम्नलिखित कर्म करती है। कौन कौन से, जैसे पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और ग्रहों को अपनी अपनी गतियों से उचित रूप से रखना, बादलों को उत्पन्न करना, जल का बरसना, नदी और तालाबों को उचित रूप में बहाना, फूल एवं फलों को यथासमय उत्पन्न करना, पृथ्वी को फोड़कर निकलने वाले वृक्ष आदि को पृथ्वी में फोड़कर निकालना, 6 ऋतुओं को अलग अलग विभक्त करना, सोने चांदी आदि धातुओं को विभक्त करना, सोने चांदी आदि धातुओं का मान संस्थान को स्पष्ट करना, बीजों में गुणों का अभी संस्कार करना, जौ गेहूँ आदि शस्य को बढ़ाना तथा धान्यों को सड़ने से बचाना, एक समय पर पक जाए पर उन्हें सुख देना और व्यावहारिक विकारों को करना, ठीक है। ये सब किसके, प्राकृतिक, जो हमारी प्राकृतिक वायु चल रही है शरीर में हमारी, ये बात क्या करनी है, ये हमारी जो नॉर्मल वायु जो हमें एनवायरनमेंट में जो वायु है तो वो क्या है, लोक वायु है। तो वो लोक वायु को अगर डिफाइन करना हो तो लोक वायु क्या है, हमारी जो हमारी संसार में विचरण करती है वो वायु लोक वायु कहलाती है। जो हमारे शरीर को छोड़ के हमारी संसार में विचरण करती है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में है, वो क्या है,
लोक वायु है, ठीक है। फिर उसके क्या हो गया कि कार्य क्या होते हैं, तो यही होते हैं, पृथ्वी को धारण करना, अग्नि को जलाना, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और एवं ग्रहों को अपने अपने अनुसार गति में रखना या फिर रुक के रखना या अपनी सीक्वेंस पे रखना। अगर मार्स अर्थ के पीछे चला जाए, मरकरी अटक गया, ऐसा नहीं होता ना कभी। ये क्या है, वात के ही लक्षण है, ठीक है। जल का बरसना, बादलों को उत्पन्न करना, नदी और तालाबों को उचित रूप में रखना, फूल और फलों को यथा समय उत्पन्न करना, औदिप को पृथ्वी को फोड़ कर निकलना, ठीक है, यानी कि वृक्षों का पृथ्वी को फोड़ के निकलना। और क्या है, 6 ऋतुओं का अलग अलग विभाजन, ये सब किसके काम है, लोकवायु के कार्य हैं। विकृत लोकवायु के कर्म क्या है, यानी कि प्रकोपित लोकवायु कौन सी होती है, कुपित होकर जब वायु संचार में चलती है तो निम्नलिखित कर्म करती है। जैसे समुद्रों को उत्पीड़न करना, मतलब उनकी लहरें बहुत ऊंची ऊंची जा रही, नॉर्मल वेव से बहुत ऊंची ऊंची लहरें जाना। तालाब नारों में जल का उल्टा बहना, मतलब कि जाना सीधा चाहिए पर उल्टा बह रहे हैं। नदी को जल में उल्टा बहना, नदी को भी जल में कैसा उल्टा बहना। और भूमि कंप करना, मतलब कि अर्थक्वेक्स वगैरह आना। मेघों को अधिक गरजना, पर्वत की चोटियों का तोड़ फोड़ करना, ठीक है, मतलब कि उनका गिर जाना अपने आप। अनोखा को उखाड़ फेंकना, मतलब वृक्षों को उखाड़ के फेंकना, मतलब तूफान आते हैं तो क्या करता है, सब कुछ तबाह करके चला जाता है। और क्या, पशु हो गया, निहाड़, बाल, मछली, सांप, छार, इन सब का क्या करना, को गिराना या इन्हें उड़ा के अपने साथ ले जाना। 6 ऋतुओं का विकृत होना, धान्यों का उचित समय पर उत्पन्न ना होना, ये क्या है आपके विकृत लोकवायु, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, पित्त संबंधी तदुच्च संवाद परिषद क्या है, यानी कि सिम्पोसिस ऑफ पित्त दोष, यानी कि प्रकृत पित्त दोष और प्राकृत कफ दोष क्या होते हैं। मरीचि के अनुसार, ऋषि मरीचि ने कहा है कि शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने, तो इसका श्लोक इंपॉर्टेंट है। मरीचि वाच अग्निरेव शरीरे पित्तानंतर्गः कुपितः कुपित अकुपितः शुभ अशुभम आनि करोति तद्यथा पित्तम पक्वतिम दर्शनम अदर्शनम मात्रा मात्रत्वम ऊषणः प्रकृति विकृति वणो शौर्यम भयम क्रोधम हर्षम मोहम प्रसादम इत्येव मादीनाम चापारिणाम द्वादान्यति, यानी कि क्या है, मरीचि कहते हैं कि शरीर में पित्त के अंतर्गत रहने वाली अग्नि ही कुपित तथा स्वस्थ होकर, अकुपित हो गया, स्वस्थ होकर शरीर में शुभ और अशुभ कार्यों को करने वाली होती है। जैसे कि अन्न का पाचन, ना पाचन करना, नेत्रों में देखना और ना देखना। उसके बाद क्या होता है, शरीर में ताप कर्म का ठीक रहना ना रहना, शरीर में स्वाभाविक गौर कृष्णादि वर्णों का रहना, वैकृत वर्णों का होना यानी कि अस्वाभाविक वर्णों का होना, शौर्य यानी कि पराक्रम, भय को डर, क्रोध, हर्ष, मोह, प्रसन्नता आदि द्वंद्व जैसे सुख दुख, इच्छा द्वेष आदि का होना या ना होना, ये सभी कार्य किसके हैं, पित्त के अंतर्गत आते हैं। कफ संबंधी तद्वित संभाष परिषद क्या है कि मरीच नामक वैद्य के इन वचनों को सुनकर काप्य नामक वैद्य ने कहा कि कफ के अंतर्गत रहने वाले सोम ही कुपित और अकुपित रहकर शरीर में शुभ और अशुभ कार्यों को संपादित करता है। शरीर में दृढ़ता, शिथिलता, शरीर का उपक्षय यानी कि मोटापन या काशर, दुर्बलता, उत्साह, आलस्य यानी कि वृश्चिकता यानी कि मैथुन करने की शक्ति और नपुंसकता, विषयों का ज्ञान और अज्ञान, बुद्धि यथा कर्म करना, मोह यानी कि बुद्धि का ठीक कर्म ना होना आदि और अन्य द्वंद्व, शक्ति अशक्ति आदि को उत्पन्न करता है। तदुच्छत्वात् मरीच वचः काप्य उपवचा सोम व शरीरे श्लेष्मा अंतर्गता कुपिता कुपितः शुभ अशुभना करोति हि तद्यथा दाढ़्यं शैथिल्यम् उपचयं कार्श्यम् उत्साहलास्यं वृक्षता क्लीवतम ज्ञानम अज्ञानम मुद्धि मोहमेव मादिनाम चापराणि द्वान्तिनति। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कुछ भी और इसमें नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, पित्त के बताए हैं, वात का बताया है पहले, आपके शरीर में विकृत और अविकृत वायु के लक्षण, वात के गुण बताए हैं, प्रशमन और संशय प्रकोप बताया है,
नेक्स्ट क्या बताया है, पित्त लोक वायु के बारे में बताया है, प्राकृत कैसी होती है और वैकृत कैसी होती है। फिर क्या बताया है, पित्त बताया, फिर क्या बताया, कफ बताया। तो यहाँ पे ही कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।